हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, ये जंग है और इस जंग में हम सब एक साथ मिलकर हैं। और इंडिया टीवी आपके सामने तमाम जानकारी उपलब्ध करा रहा है जिससे इस जंग में हम जीत हासिल कर सकें। और अपने गौरवशाली इतिहास के तौर पर भारतीय फौज भी आज हर हिंदुस्तानी की जान बचाने के लिए लगातार कार्यरत है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर जी मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, 115 से ज्यादा बेस और कमांड अस्पताल को फौज ने आम जनता के लिए खोला है, इसकी घोषणा की गई है। आम जनता वहां कैसे पहुंचे, कैसे उपचार कराए और किस तरह से इसका फायदा उठाए? धन्यवाद अजय कुमार जी, आपने मुझे आज आमंत्रित किया और लोगों तक कुछ खबरें पहुंचाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आपकी ये जो आपने जो नारा लगाया है, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, उससे जो हौसला बढ़ेगा, मेरे ख्याल से हर भारतीय नागरिक बहुत खुश है। अगर वो चाहते हैं कि इलाज, सबसे पहले भारतीय सरकार ने जो घोषणा की है बिल्कुल सही है। और जब भी कोई तूफान आता है, जब भी कोई देश पे कोई कठिनाइयां आती है, तो फौज हमेशा तैनात रहती है। तो हम सारे पूरे बल के साथ देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो दो तरीके से हैं। काफी जगहों पे नए अस्पताल खुले गए हैं जो सिर्फ सिविलियन मरीजों के लिए हम देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, जहां पूरे के पूरे 500 बेड ऑक्सीजन के और आईसीयू से है और सारी हमारी स्टाफ उसे चला रही है। इसी प्रकार की से एक और अस्पताल लखनऊ में खोला गया है 450 बेड का, जहां पे भी सिर्फ सिविलियनों का इलाज हो रहा है। और अहमदाबाद में आज के दिन 600 से ज्यादा मरीज है, सारे सिविलियन, वो भी फौज के डॉक्टर चलाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे कई जगहों पे ये और आने वाले दिनों में 2-3 और ऐसे अस्पताल खुल रहे हैं। इसके अलावा कई स्टेट्स ने, कई राष्ट्रों में, उन्होंने जहां जहां रिक्वायरमेंट बुलाई है, वहां पे अपने अपने लोकल कमांडर्स ने कुछ बेड्स सिविलियंस के लिए खोल दिए गए हैं और ये स्टेट के थ्रू पेशेंट्स उसमें रेफर किए जाते हैं और एडमिट किए जाते हैं। इसके अलावा जहां मदद मांगी है, अस्पतालों के अलावा कई जगह है जहां पे आइसोलेशन फैसिलिटीज और कोरोना केयर की फैसिलिटीज भी खोली जा रही है। तो इस प्रकार से काफी जगह पे सिविलियंस का इलाज हो रहा है। और एक तरीके से जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है और उनके डिपेंडेंट्स है, जो आज सिविलियन से ही के बराबर ही है, और जो नॉर्मली एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम, जो ECHS स्कीम के तौर पे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो रहा था, लेकिन क्योंकि देश में इतनी मुश्किल आ पड़ी है, तो हमने अपने सारे अस्पतालों के दरवाजे उनके लिए भी खोल दिए गए हैं। और आज के दिन 4-5 हजार से ज्यादा पेशेंट्स पूरे देश में हमारे फौजी अस्पतालों में एक्स सर्विसमैन भी शामिल है, जो एडमिटेड है और जिनकी देखभाल हो रही है। तो एक तरीके से ये सारे बेड्स, सिविल बेड्स भी हमारे यहाँ आए हुए हैं। और इसमें हमारे जो खुद के डॉक्टर्स, वो अनगिनत तो है नहीं और वो काफी मुश्किल उठा रहे हैं, लेकिन इसको बिल्कुल मतलब पूरे जोर के साथ और पूरे हौसले के साथ ये काम कर रहे हैं। मैम, फौज में कार्यरत तमाम वो लोग जो नेवी या अन्य सर्विसेज में भी हैं, जो वहां पर बेसिक मेडिकल असिस्टेंस के लिए तैनात थे, उन्हें भी फौज ने आज कोरोना वॉरियर के तौर पर लोगों की मदद के लिए सामने रखा है। ये कितना मुश्किल काम है, कैसे इससे किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है? ये हम उन्हें कहते हैं बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स, यानी कि BFNA। क्योंकि अगर मतलब जैसे जंग होता है और एक जवान जब आगे
जंग में उतरता है, रणभूमि में उतरता है, तो उसके साथ सिर्फ एक दूसरा फौजी ही हो सकता है जो उस वक्त अगर उसे गोली लगे तो उसका फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो हम रेगुलरली हर पलटन में, हर यूनिट में ऐसे लोगों को हम रेगुलरली ट्रेन करते हैं बेसिक फर्स्ट एड में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, यहाँ ट्रॉमा या गोली लगने वाली फर्स्ट एड नहीं है, यहाँ कोरोना हमारा एक अलग तरीके का दुश्मन है। तो इसमें हमने क्या किया कि इन बहादुर जवानों को जो फौज से भी है, नौसेना से भी है, इन लोगों को हमने एक 3 दिन का कैप्सूल बनाया जिससे उन्हें डॉनिंग डॉफिंग, पीपीई कैसे पहनना, कैसे उतारना और यहाँ पे मरीजों की कैसे वो मदद कर सकते हैं, चाहे उनका टेम्परेचर ले, पल्स ऑक्सीमीटर ले, इन सब चीजों में उनका एक 3 दिन का कैप्सूल करके हम इन लोगों को अपने अस्पतालों में भेज दिया है और वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी है, यहाँ दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। बिल्कुल मैम, अब आप ये सुविधा भी उपलब्ध करा रही है फौज की तरफ से, जहां पर लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेंसी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से वो दवा ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस दिए जा रहे हैं, डॉक्टरों का एक पूरा समूह है, ई पोर्टल बनाया गया है। ये कैसे लोग इस तक पहुंच सकते हैं और मदद उठा सकते हैं? इसके लिए मैं मतलब ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा सरकार ने लॉन्च की है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने सबसे पहले बुलावा भेजा जो हमारे वेटरन्स है, जो 50 साल से ऊपर है, जो एक्चुअल कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं कर सकते, तो इनके लिए हमने जब बुलावा भेजा, पहले ही दिन जब लॉन्च हुआ हमारे पास 60 ऐसे डॉक्टर ज्वाइन हो गए और उन्होंने अगले ही दिन 3 दिन में हमने उन्हें थोड़ा सा टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस का एक प्रशिक्षण, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी वीसी पे ही, और उन लोगों ने कंसल्टेशन देना शुरू किया और पहले ही दिन 100 से ज्यादा मरीज देखे गए। दूसरे और आज भी जहाँ की संडे है और बाकी ये ई संजीवनी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पोर्टल है, ई संजीवनी एक फ्री ओपीडी है जो मरीज घर में बैठ के डॉक्टर से बात कर सकता है। अपने कंप्यूटर के दौर पे वो एक ऑडियो विजुअल तरीके से पेशेंट डॉक्टर से बात कर सकता है और इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है और पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो पूरे गाइडलाइंस के मुताबिक ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च की थी, उसी पे हमने एक डिफेंस ओपीडी शुरू करी है और ये हर स्टेट में हमारे डॉक्टर्स देखेंगे। कुछ दिनों में ही एक अलग नेशनल डिफेंस ओपीडी शुरू की जाएगी और कोई भी मरीज फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे डॉक्टर से बात करके उससे अपनी सलाह लेके प्रिस्क्रिप्शन उसे मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सुविधा तैयार की गई है। मैम, हमने देखा कि फौज, चाहे हम तीनों फौज की बात करें, जिस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वायुसेना विदेश से बहुत सारी दवाइयां, ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक वैन्स और तमाम तरह की चीजों को लेकर आ रही, ये इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है, कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि युद्ध स्तर पर फौज वो करे जो आमतौर पर वो करती नहीं है? घर के भीतर इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने ये बहुत सही पूछा। इसका कारण है कि हम सब एक अनुशासित दल हैं और तीनों सर्विसेज यहाँ पे एक साथ आए हैं, तो हम डॉक्टरों का भी हौसला बढ़ गया, जो वर्दी पहने हुए हमारा भी हौसला बढ़ गया कि हमारे साथ हमारे सारे अधिकारीगण से हर एक जवान हमारे से जुड़ गए हैं। तो नॉर्मल जैसे जंग होती है तो आगे एक जवान होता है और उसके पीछे उसको हौसला बढ़ाने वाला एक डॉक्टर होता है। यहाँ थोड़ा अलग हो गया है कि आगे है डॉक्टर और पीछे है उसके पूरी फौज। तो इस तरीके से हमारा भी हौसला बढ़ गया है और हमारी जो फोर्स है ये बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि सिर्फ मरीज का इलाज करना ही नहीं होता है, हॉस्पिटल चलाने में पूरा मदद हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से मिल रहा है। लोग मिल रहे हैं, बाकी भी सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन, इन हर चीज में वो आगे आए हुए हैं। इसके अलावा पूरी जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी भी सामग्री जो सारे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से भारत के लिए आ रही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, वो लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। काफी सॉर्टीज हो चुकी है,
आर्मी अपने ट्रक ड्राइवर्स भी दे रहे हैं, अपने BOMs जो फ्लैट्स है उसके ऊपर ट्रेन्स आगे पीछे पूरी दौड़ लगा रही हैं जिसमें वो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और एयरफोर्स की फ्लाइट्स भी सारे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर भी जो एड आ रहा है उसे भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी नेवी है उसके शिप्स पूरे तट तक और बाहर देश से सामान लाने में मदद कर रही है। जो लक्षद्वीप है, अंडमान है, वहां से मरीजों को भी मेनलैंड ला रहे हैं। तो मतलब जिसको कहते हैं चारों तरफ से, इसलिए हम कहते हैं इसको इस जीत में ये को जीत है, ना कि सिर्फ कोविड पे जीत है लेकिन एक कोऑपरेशन की जीत है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैम, अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो हम सब सिविलियंस जानना चाहते हैं, फौज में कोरोना का कितना असर है, और अगर नहीं तो आप कैसे बच रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? ये भी बहुत ही अच्छा। दो चीजें जो हमें बचा रही है आज, एक है कि देश ने हमें वैक्सीन्स पहले दिए और हमने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। आज ये स्थिति है कि हमारे 98 से 99 प्रतिशत जवान और फौजी जो लोग हैं उन सब की वैक्सीनेशन पूरी हो गई है। तो एक तरफ से वैक्सीन मिली, दूसरी तरफ से हमने उसको एक अनुशासित तरीके से ऐसा जल्दी सब लोगों तक पहुंचाया कि ज्यादातर लोगों के दोनों डोज होके 2 हफ्ते पूरे हो गए, और जिसका नतीजा हुआ कि आज जब ये लहर आई हुई है और एक बड़ा संक्रमण चल रहा है तो हमारे फौजी भाई बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स, मतलब पहले बीमार भी कम पड़ रहे हैं, जो पड़ रहे हैं वो माइल्ड है, और वैक्सीनेटेड लोग, पूरी जो वैक्सीनेशन हुई है उसमें किसी की भी मौत हुई नहीं है। तो इसलिए ये फौज और बल के साथ और हौसले के साथ आगे खड़ी होकर देश की सेवा में लगी हुई है। तो एक तो ये है। दूसरा, मेरे ख्याल से एक अनुशासित तरीके से जो हम फौज में जीते हैं, यही अनुशासन पूरे देश में इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ दुश्मन बहुत चालाक है। जहां उसने देखा कि हमारी थोड़ी सी कमजोर हम पड़ गए, जहां मास्क निकाल दिया, जहां एकत्रित भीड़ करने लगे, वहां वो अटैक जरूर करता है। तो इसके लिए ये सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है आगे भी जाके ये गलती ना करें, और हम मास्क पहने रखें, अपना डिस्टेंस बनाए रखें। जब गेट टुगेदर्स या भीड़ बना के एक ही एरिया, मतलब कमरे के अंदर बहुत लोग ना एक साथ बैठे, ये सब जो है आगे जाके भी इस अनुशासन का देश के लिए बहुत जरूरी है। मैम, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि आज के इस संक्रमण के दौर में निराशा बहुत होती है, लेकिन उससे जीतना अपने आप में बड़ा आवश्यक है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आप लोग इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं जंग में, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन से क्या कुछ ऐसी चीजें हमें बता सकती हैं जिससे हम अपने मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत रख सकें, हमारी सिविलियन आबादी अपने आप को हौसला बुलंद कर आगे बढ़ सके और उस युद्ध को जीत सके? बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना कि ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति के बारे में है, लेकिन अगर मन खुश हो और मन पीड़ित ना हो तो हमारे इम्यूनिटी पे भी उसका असर करता है। और अभी दवाइयाँ, इतनी कोई भी स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं है जो पूरा इस कीटाणु को खत्म कर सके। सपोर्ट जरूर दे रही है, पहले रेमडेसिविर थी, और आज ही इतनी खुशी का दिन है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जो DRDO ने एक और ड्रग 2DG जो बनाया है और बाजार में वो मिलने लगेगा, जिससे ये बीमारी कम समय में जल्दी ठीक हो सकती है। तो ये सब चीजें, इनसे क्या होता है, इनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी मानसिक स्थिति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है कि जितनी खबरें आ रही है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, उससे लोग काफी पीड़ित हो रहे हैं। तो उनका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ, और हम सब मिलके यही सोचे कि भाई ये भी समय निकल जाएगा, ये मुश्किलें खत्म हो जाएगी। हम अगर एक साथ जुड़ के रहे
तो इसमें बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। जैसे आपने पूछा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ, अभी जैसे ये कोरोना के, इसलिए हम एक साथ हमने जो कोरोना क्राइसिस कमेटी बनाई है, हमारे अधिकारियों के ने मुझे वो जिम्मेदारी दी हुई है और उनके ऑर्डर्स को मैं आगे तक ले जाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। पूरे दिन काम चलता रहता है, लेकिन मेरा अपना तरीका है कि भाई सुबह उठो और सबसे पहले 1 घंटा योगा करो, प्राणायाम करो, लंबे मतलब जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इससे मन ही नहीं हल्का होता है, लेकिन एक फिट माइंड इन अ फिट बॉडी। जो मन को अगर हमें तंदुरुस्त रखना है तो अपने शरीर को भी पहले तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। तो ये अनुशासन भी अपने जीवन में जरूरी है। हम ज्यादा पानी पिए, हम ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट है हम खुश रहें। इस वक्त कहना आसान है, जब मेरा खुद दिल सबके साथ है, जो अपने मतलब सबके घरों में सबके कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त, कोई करीब भी जो रिश्तेदार है वो इसमें घायल हो गए हैं, और इसमें खुश रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें अगर इस जंग को जीतना है तो इसके ऊपर हमें काबू करके हमें हौसला बढ़ाना पड़ेगा और कहे कि ये कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। मैम, इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी, ये पैंडेमिक लगभग 100 साल बाद हम देख रहे हैं। आजाद भारत को इसका तजुर्बा अभी तक नहीं था। भारतीय फौज ने इतिहास के पन्ने से और अपनी युद्ध नीति से ऐसे क्या क्या सबक लिए जिसके जरिए आज भारतीय फौज पूरी तरीके से तैयार है इस जंग में जीत हासिल करने के लिए? बिल्कुल, जंग होती है। दुश्मन चाहे किसी भी शेप, साइज और टाइप में आए, और आज की फौज हम बाकी सारी चीजों में ध्यान देते हैं, ना कि हम सिर्फ एक दुश्मन जो ट्रेडिशनल वॉर जिसे कहते हैं। लेकिन अभी आप पूरे देश को पता है कि हम CBRN की तैयारी करते हैं, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। तो ये एक बायोलॉजिकल है, कीटाणु क्या है, एक बायोलॉजिकल है। तो उसमें भी हमारी फौज पूरी तरीके से अपने आप को ट्रेन करती रहती है। तो एक तो ये साइबर वॉर है। अब कई तरीके से होता है, तो इसमें सिर्फ जो एक वर्दी पहन के वो जो वॉर का इमेज है कि भाई सिर्फ हमें सीमा पे एक बंदूक लेके खड़ा होना, वो नहीं है। और हमारी फौज इसलिए तीनों दल इसमें ट्रेनिंग करते हैं और तैयार रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बस हम ये कर रहे हैं तो हमारी सीमाएं हमने खुली रखी है। हमारी सेना पूरी हौसले के साथ और बुलंद के साथ नॉर्दर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, इसमें पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। तो वो भी चल रहा है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग बाकी चीजों में चलती रहती है, और हम भी सीख रहे हैं, नए ऑपरेशनल प्लान्स बना रहे हैं, सारे मिलके इस पे डिस्कस करते हैं। और इसी तरीके से जैसे लॉजिस्टिक्स, इसके लिए सपोर्ट चाहिए। जैसे मैंने समझाया, ये फौज नॉर्मली वॉर में सिग्नल्स लाइंस लगाते हैं आगे इस पे, यहाँ वो चीजें हो रही है कि वो हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं। BFNAs जो आगे तैयार मतलब कर रहे थे, बस उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी और वो आके हमारे अस्पतालों में मदद कर रहे हैं। तो ये एक अडेप्टेबिलिटी जो हमारी फौज में है और एक रेजिलियंस है जो हमारे वीर बहादुर जवान कर सकते हैं। तो इससे हम हर कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं। और एक और मैं ऐड करना चाहूंगी अजय कुमार जी, ये इसकी एक वजह है कि हमारी फौज इतनी मतलब हौसले के साथ इतनी कठिनाइयों में काम क्यों करती है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये जो जवान इसमें लगे हुए, उनकी फैमिलीज जो है, उनके परिवार जो है, उन तक भी ये खबर पहुंचाना चाहूंगी कि हम लोग उनका भी ख्याल करते हैं। तो जब वो आगे खड़ा होता है तो फौज उसके परिवार की, उनकी सारी, उनके बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, सबकी, जहां वो है उस मिलिट्री अस्पताल में उनकी भी देखभाल होती है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। थर्ड वेव को लेकर बहुत सारी बातें सामने हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम थर्ड वेव को भी देखेंगे, जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण को एक बार फिर देखेंगे। फौज अपनी तरफ से तैयार है एक थर्ड वेव की युद्ध को जीतने के लिए? हम हमेशा तैयार है, कितने भी दुश्मन आए, किसी टाइप के दुश्मन आए और कभी भी आए।
तो हम गिनती नहीं करते कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव। हम जब एक वेव आती है हम कहते हैं ये हमारे सामने दुश्मन खड़ा है और हम उसका मुकाबला उतनी ही डट के करेंगे जैसे ये पहला है। तो अभी अगर लेकिन इसमें थर्ड वेव तब हम उसे रोक सकते हैं। पहले प्रिवेंटिव मेजर्स, इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर अनुशासित तरीके से अपनी कार्रवाई करें और अपनी पूरी देश में तैयारी रखें, ऑक्सीजन के अभी जो कमी हम इससे पूरे देश में सबक सीखा है, उस तरीके से हम तैयारी रखें तो वो थर्ड वेव आ भी जाती है तो सारे देशवासी तैयार होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हमें खासकर अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन अभी 18 साल के नीचे नहीं दे रहे हैं। स्कूल्स तो खोलने पड़ेंगे, बच्चों को तो खेलने जाना पड़ेगा, तो उनकी तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैम, आपकी बातों ने बहुत हौसला बढ़ाया और हमारे दर्शकों का हौसला बहुत बुलंद हुआ होगा आपकी बातों को सुनकर, खास करके जो फौज कर रही है। बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद अजय कुमार जी। और अंत में मैं एक नारा लगाऊंगी जो हम कहते हैं जी, अगर रण में जाना है तो रणवीर जय सदा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं, आप अभी देख रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकर। इनका जीवन अपने आप में एक लेजेंड है और उनकी बातों को आपने सुना। इंडिया टीवी पर कोरोना के खिलाफ हौसला बुलंद करने वाला कॉन्क्लेव पूरे दिन भर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोपहर 12 बजे हमारे देश के जाने माने डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा जिनसे जानेंगे क्या कोरोना आंख का दुश्मन बन चुका है। देश के बड़े डॉक्टरों की आंख खोलने वाली सलाह बस अब से कुछ देर में। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।